everyone, I am Haritika Sharma and welcome to Haritika School of Political Science. So today we are going to study contemporary centers of power. Now इस चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं. So in chapter 1 that was Cold War. हमने क्या समझा that after the end of Second World War we saw the emergence of two superpowers. एक थी US और दूसरा था USSR and the entire world got divided into two blocks. Then in chapter 2 that was end of bipolarity. उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे यूएसएसआर वीक होता गया एंड फाइनली 1991 इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड. और हम क्या देखते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड का इमर्जेंस देखते हैं विद यूएस एज द सुपर पावर. नाउ यूएस कुड एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी. हेजेमनी कैसी? पॉलिटिकल, कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक. पॉलिटिकल हेजेमनी कैसे? कि जो हमने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म देखा या फिर इराक इन्वेजन देखा यूएस का, तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ यूएस पॉलिटिकल हेजेमनी. फाइन. कल्चरल हेजेमनी कैसे? मैकडोनल्डाइजेशन, ब्लू जीन्स का जो ट्रेंड है, ये सब ऑल दीज थिंग्स डिपेक्ट यूएस कल्चरल हेजेमनी. नाउ इकोनॉमिक हेजेमनी कैसे? इकोनॉमिक हेजेमनी जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम, ये सब यूएस ने दिया है. इंटरनेट यूएस ने दिया है. सो through all these things US could establish its hegemony. Now in this chapter we are going to study the contemporary centers of power. अब contemporary centers of power मतलब क्या? तो यूएस तो सुपर पावर था ही, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से पावर्स इमर्ज होते हैं और कौन कौन से सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 सेंटर्स ऑफ पावर. एक है ईयू, दूसरा आसियान, द थर्ड वन इज चाइना, और थोड़ा हम समझेंगे जापान और साउथ कोरिया को भी. Fine. So let's get started. Okay. So firstly talking about question of Europe. So the European leaders had the question of Europe before themselves after the end of Second World War. अब ये question of Europe क्या था? So the question was, should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. So what is the story? The story is कि यूरोप जो ज्योग्राफिकली बहुत ही छोटा कॉन्टिनेंट है लेकिन बहुत प्रॉस्परस और डेवलप था. अगर हम देखें कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो यूरोप से आई. एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये कहाँ से आते हैं? यूरोप से आते हैं. मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट यूरोप से आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से आई. colonization यूरोप से आई. So this shows that Europe was highly prosperous and developed. लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या था? इसका नेगेटिव साइड ये था कि यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो आपस में हमेशा लड़ती रही. सो अगर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो किस वजह से हुआ? वो यूरोप की वजह से हुआ. और अगर हम इंडिया की भी मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, जो कार्नाटिक वॉर्स हुए, ऑल्दो उसमें लोकल रूलर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जो वॉर्स होते हैं, जो कार्नाटिक वॉर्स होते हैं, दीज वॉर्स वर मेजरली बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश, कि कौन अपना जो कॉलोनी इधर बनाएगा, कौन पावर अपनी इधर एस्टैब्लिश करेगा. सो दीज वॉर्स वर बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश. देन एंग्लो डच वॉर होते हैं, एंग्लो पोर्चुगीज वॉर होते हैं. देन दिस शोज दैट द कंट्रीज इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैड बीन फाइटिंग अमंगस देमसेल्व्स. फाइन. अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, वो पूरी तरीके से टूट गया. द इकोनॉमी वाज डिवास्टेटेड, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड. तो अब यूरोपियन लीडर्स के सामने क्या क्वेश्चन था? यूरोपियन लीडर्स के सामने क्वेश्चन था कि हम ये अपनी जो राइवलरीज हैं ये कंटिन्यू रखें या फिर एक साथ मिलके एक बेटर फ्यूचर के बारे में हम आगे बढ़े. फाइन. सो यहां से शुरू होता है इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप में कोल्ड वॉर ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अमेरिका ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अमेरिका मींस यूएसए. कैसे रोल प्ले किया वो हम देखते हैं. यहां पर है यूएस,
यहाँ पर Atlantic Ocean, this is your Europe, and this is USSR. Your entire Europe was divided into two blocks, एक वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप. अब ईस्टर्न यूरोप में तो यूएसएसआर ने अपना कंट्रोल कर लिया था. कैसे? अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री उधर स्टैंड करा के. तो अबंडेंटली उसने अपनी आर्मी उधर खड़ी करा दी ईस्टर्न यूरोप में. लेकिन वेस्टर्न यूरोप का क्या? यूएसए को डर था कि कहीं यूएसएसआर अपना कंट्रोल वेस्टर्न यूरोप पे भी एस्टैब्लिश ना कर दे, क्योंकि यूएसएसआर तो साथ में ही था. लेकिन यूएस और ईस्ट यूरोप के बीच में एक बहुत ही बड़ा अटलांटिक ओशन आ जाता है. फाइन. सो अब यूएस के एक डिप्लोमेट थे जॉन मार्शल. जॉन मार्शल ने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने दिया मार्शल प्लान. मार्शल प्लान मींस डॉलर डिप्लोमेसी, कि हम इनको बहुत सारे डॉलर्स देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, और फाइनली वो हमारे अलायंस में आ जाएंगे, फाइनली वो हमारे अलाई बन जाएंगे. सो दिस वाज द इकोनॉमिक सपोर्ट. सो मार्शल प्लान वाज एन इकोनॉमिक सपोर्ट. और पॉलिटिकल सपोर्ट में क्या आया? पॉलिटिकल सपोर्ट में आता है नाटो. नाटो का हमको प्रोविजन पता है कि 12 स्टेट्स थी, और उसमें ये प्रोविजन था कि अगर हम में से एक पे भी अटैक किया किसी ने, तो वो हम सारी 12 स्टेट्स पे अटैक समझा जाएगा. फाइन. सो लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल. Okay, so talking about European Union. European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO. Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to channel aid to the West European states. It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. Fine. The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957. This process acquired a political dimension with the creation of European Parliament. The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of European Union in 1992. So this is the entire structure, this is the entire timeline कि कैसे कैसे धीरे धीरे उन्होंने organizations बनाई for cooperation, and finally in 1992 after the disintegration of Soviet Union, European Union was created. So ये आपका OEEC बनाया जाता है पहले, फिर Council of Europe बनाया जाता है, then EEC बनाया जाता है for economic cooperation, then European Parliament बनाया जाता है for political cooperation. So this was the entire timeline. आपको ये टाइमलाइन और डिटेल में दी हुई है आपकी बुक में. सो दिस इज योर एंटायर टाइमलाइन गिवन इन योर बुक. So in 1951 April, 6 West European countries, France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg signed Treaty of Paris establishing यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए. देन इन 1957 March 25 these 6 countries signed the treaties of Rome establishing the European Economic Community and European Atomic Energy Community. Then in 1973 January, Denmark, Ireland and United Kingdom joined EC or European Community. Then in 1979 June, first direct elections to the European Parliament. Then in 1981 Greece joins EC. Then in 1985 June, the Schengen Agreement abolishes border controls among the EC members. मतलब for example, अगर आपको एक EC country में जाना है तो आपको एक अलग वीजा की जरूरत नहीं है to go to another EC country. For example, अगर मुझे जाना है फ्रांस to eat croissant, तो मैंने EU का वीजा लिया, and then I don't require another visa to go to Italy and try Neapolitan pizza in Naples. Fine. 1986 January में Spain and Portugal joined the EC. Then in 1990 October, unification of Germany happened, and in 1992 February 7, Treaty of Maastricht was signed establishing the European Union. So कौन सी treaty ने establish किया था European Union? The Treaty of Maastricht. Fine.
Okay, so the foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of single currency. इनकी एक single currency भी है, वो क्या है? Euro. Okay. So the EU has started to act more as a nation state. While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem, founding date, and currency. It also has some form of common foreign and security policy in its dealings with other nations. The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc. The process has not proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the EU. तो ऐसे तो थोड़ी बहुत conflicts चलती रहती हैं. Now this is the flag of EU. यहाँ पर 12 stars हैं. These 12 is a sign of completeness. It is a sign of unity. Fine. तो 12 stars here depict solidarity and unity. Fine. Okay. So next, this is the map. ये जो हैं जो आपको पर्पल कलर में दिए हुए हैं ये ओल्डर मेंबर्स ऑफ ईयू हैं, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी एक्सेट्रा. और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, उसके बाद जिन जिन कंट्रीज ने यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया वो है इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड हंगरी. फाइन. Okay, now EU's economic influence. So EU is the world's second biggest economy with a GDP of more than $17 trillion in 2016, next to that of United States of America. Its currency, the euro, can pose a threat to the dominance of the US dollar. Its share of the world trade is much larger than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China. Its economic power gives its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. It also functions as an important bloc in international economic organization such as World Trade Organization. So these are some facts जो हमें दिखाते हैं कि EU की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है वर्ल्ड पर. फाइन. Okay, EU's political and diplomatic influence. One member of the EU, France, holds permanent seat on the UN Security Council. The EU includes several non-permanent members of the UNSC. This has enabled EU to influence some US policies. So EU का एक member फ्रांस जो यूएनएससी के P5 मेंबर्स में से एक है. फाइन. और इसके काफी मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी जो 10 मेंबर्स है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें भी हैं. सो दिस शोज कि ईयू की जो पावर है काउंटर करने की वो काफी ज्यादा है. Now, its use of diplomacy, economic investment and negotiations rather than coercion and military force has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. Okay, talking about EU's military influence. Militarily, the EU's combined armed forces are the second largest in the world. Its total spending on defense is second after the US. One EU member state, France, also has nuclear arsenals of approximately 335 nuclear warheads. It is also the world's second most important source of space and communication technology. So ये question आपका बहुत बार CBSE में आता है कि EU has economic, political and diplomatic and military influence. Substantiate the statement. So please आप इसको अच्छे से prepare कर लीजिएगा. Okay, so limitations of EU as a supranational organization. Supranational organization क्या होता है? Supranational organization मतलब कि for example फ्रांस जो मेंबर है वो EU का मेंबर है. फाइन. लेकिन फ्रांस एक खुद कंट्री भी है, मतलब नेशनल लेवल पे भी वो एक कंट्री है और ईयू का मेंबर भी है. सो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन मींस दिस ओनली. सो ईयू हम ऐसा भी बोल सकते हैं ईयू इज अ कॉन्फेडरेशन. ठीक है, EU एक कॉन्फेडरेशन भी है. Okay, the EU is able to intervene in economic, political and social areas, but in many areas
Its member states have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other. मतलब EU की तो कुछ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन जो उनके कंट्रीज की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी है, कई बार ऐसा होता है कि वो EU की फॉरेन पॉलिसी और कंट्री की पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं. So Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of EU's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed the American policy. There is also a deep-seated Euro-skepticism. Euro-skepticism means what? Criticism of European integration or EU. In some parts of EU or in some parts of Europe about the EU's integrationist agenda. Thus, for example, Britain's former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market. Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and the adoption of Europe, the common European currency. So क्या हुआ? तो ऐसे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका के इराक इन्वेजन को सपोर्ट किया. ठीक है, कुछ ईयू के मेंबर्स थे जो यूएस लेड कोएलिशन ऑफ विलिंग में थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो भी ईयू के मेंबर्स हैं उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को अपोज किया. तो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं. सो दीज आर द लिमिटेशंस of EU. Fine. So now talking about ASEAN. Okay. So ASEAN stands for Association for Southeast Asian Nations. Fine. अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या? साउथ ईस्ट एशिया मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूने, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ईस्ट टाइमोर. सो दीज आर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. फाइन. तो अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, इन्होंने बहुत ही ज्यादा कोलोनियलिज्म देखा. बहुत बुरे ये विक्टिम्स थे कोलोनियलिज्म के. यहाँ पर पॉवर्टी थी, ठीक है, डिजीजेस थी, हेल्थ कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, नो इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइन. और ज्योग्राफिकली तो छोटे ये है ही. 1946 में इंडिया कंडक्ट करती है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. फाइन. एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. ओके. अब इस एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में इंडिया देती है कंसेप्ट किस चीज का? रिसर्जेंट एशिया का. मतलब ये कॉलोनियल मास्टर्स ने हमको बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेट किया है, लेकिन अब एशिया एक साथ मिलकर अब उठेगा. फाइन. और बांडुंग कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कराया जाता है. ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट फोकसिंग ऑन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और साउथ सॉलिडारिटी के बारे में बात करता है. 10 प्रिंसिपल्स दिए गए, जिसमें से 5 प्रिंसिपल्स तो अपने पंचशील वाले प्रिंसिपल्स ही थे. लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो रहे थे, इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ फिलोसफिकल बातें कर रहे थे, ये काम नहीं कर रहे थे. और जो एकदम न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री है, जो एकदम इकोनॉमिकली डिवेस्टेटेड है, उसको फिलोसफिकल बातें नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए. और दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है कि कोल्ड वॉर अब एंटर कर जाता है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी. सो दे हैड द चॉइस कि इधर आप यूएस के साथ जाओ या आप यूएसएसआर के साथ जाओ. अब उनके पास चॉइस थी, तो कुछ लोग चले गए. एंड सो द साउथ और या थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी जिसको बोलते हैं, वो आपकी वीक हो गई. थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जो थी वो वीक हो गई. ओके. तो इसलिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंसेस इन सबसे इनसे काम नहीं होगा, हमको खुद ही मिलके कुछ करना होगा. एंड हेंस ASEAN was born. So before and during the Second World War,
This region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. At the end of the war, it confronted problems of nation building, the ravages of poverty, economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. Efforts at Asian and Third World unity such as Bandung Conference and the non-aligned movement were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. Hence, ASEAN came into being. Okay, ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand by signing the Bangkok Declaration. Okay. The objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. तो जब economic growth होगी तो अपने आप social progress और cultural development भी होगी. A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations Charter. Brunei Darussalam, Vietnam, Laos PDR, Myanmar, and Cambodia joined ASEAN, taking its strength to 10. ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. अब ASEAN Way क्या है? ASEAN के काम करने का तरीका. तो वो कैसे काम करते हैं? इनफॉर्मल वे में, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट वे में और कोऑपरेटिव वे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बीच में कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट भी आया तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो कॉपरेशन, वो नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट वे में, इनफॉर्मल वे में उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ ASEAN. सो दिस इज द फ्लैग ऑफ ASEAN. दिस रिप्रेजेंट्स 10 stalks of paddy. ठीक है, means 10 ASEAN states. Fine. And the circle here shows unity, solidarity, strength. Fine. Okay, so this is the map of Southeast Asia. Okay, with some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely the ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community. तो इसका मतलब क्या कि अब पॉलिटिकल को, पहले तो प्राइमरीली इट वाज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन इसने पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी शुरू कर दी. फाइन. So the ASEAN Security Community was based on the conviction that outstanding territorial dispute should not accelerate or escalate into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to hold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. The ASEAN Regional Forum, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. Fine. Okay, while the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the EU and Japan, its economy is growing much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objectives of the ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within the ASEAN states and to aid social and economic development in the region. The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor, and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN.
दिस पिक्चर टॉक्स अबाउट लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, इंडिया फेल्ड लाइक ऑर्फन, क्योंकि इंडिया वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर। इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट था किस पर? यूएसएसआर पे। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसको ऑर्फन जैसा फील हुआ, ठीक है। और यूएस ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। यूएस ने कहा कि आप अब जो भी इंडिया के साथ ट्रेड करोगे, वो सारा अब आप लोकल करेंसी में नहीं करोगे, डॉलर में करोगे, फाइन। और दूसरी चीज, आपकी वो जो 1971 वाली ट्रीटी थी ना, पीस और फ्रेंडशिप की, उसको आप रिवाइव नहीं करोगे। तो अब इंडिया पे पूरा प्रेशर डाला गया कि वो वेस्ट के पास हेल्प के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया टर्न्ड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, और इसी को बोला गया लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। दिस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड अंडर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ये जो पिक्चर है, इसमें ये मनमोहन सिंह जी हैं, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। ओके, सो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे जो लुक ईस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की वो ये थी, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट। ओके, अब वो मॉडिफिकेशन क्या थे? वो मॉडिफिकेशन ये थे कि एक तो डोमेस्टिक डायमेंशन इसमें ऐड किया गया। वो डोमेस्टिक डायमेंशन क्या था? डोमेस्टिक डायमेंशन ये था कि लुक ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई। और क्या डायमेंशन था कि जो लुक ईस्ट का स्कोप था उसको बड़ा किया गया, मतलब सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं, अब जापान और साउथ कोरिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर देखा जाने लगा। एंड देन फाइनली इन 2014 आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, he changed the name of the policy and called it एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अब सिग्निफिकेंस यार, दोनों में डिफरेंस क्या है? लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में डिफरेंस क्या है? सो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूटी। द डिफरेंस इज कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इट वाज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक स्फीयर, लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजिक डायमेंशन, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज, उस पे भी फोकस करती है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट center of power, China. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. The strength of its economy, together with other factors such as population, landmass, resources, regional location, and political influence, adds to its power in significant ways. After the inception of People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. So क्या होता है? चाइना में चलती है एक कल्चरल रेवोल्यूशन, फाइन, कल्चरल रिवॉल्यूशन या फिर सिविल वॉर। दिस वाज लेड बाय माओ जेडोंग। अब ये कल्चरल रिवॉल्यूशन के वजह से जो चाइना था वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाता है, एंड माओ जेडोंग डिसाइडेड टू फॉलो द सोवियत पैटर्न, और वो अलाई बन जाता है, मतलब चाइना अलाई बन जाता है यूएसएसआर का। तो चाइना सेम पॉलिसी अडॉप्ट करता है जो यूएसएसआर ने पॉलिसी अडॉप्ट की। अब मैंने पिछले चैप्टर में जैसे बताया था कि जब भी कोई सोशलिस्ट कंट्री होगी, वहां शुरू में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, बट धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे जाता जाएगा, फाइन। सेम चीज चाइना के साथ भी हुई, जैसे क्राइसिस यूएसएसआर में आए थे वैसे चाइना में भी आए। तो अब चाइना ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको रिफॉर्म्स करने पड़े। देन फाइनली इन 1978 चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देता है, फाइन। और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी इतना बूस्ट करती है दैट प्रेजेंटली इट इज चैलेंजिंग US hegemony. Fine. The economically backward communist China chose to sever its links with the capitalist world. It had little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice.
The model was to create a state-owned heavy industry sector from the capital accumulated from agriculture. So agriculture से ही जितना पैसा मिले उससे ही एक state-owned heavy industry sector वो बनाएंगे. As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute imports by domestic goods. Imports भी उसने बंद कर दिए. This model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before. Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. मतलब locally तो वो बहुत strong हो गया था. फाइन, उसने स्ट्रॉन्ग अपनी फाउंडेशंस बिल्ड कर ली थी. ओके, द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%, but an annual growth of 2 to 3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population. मतलब कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही थी लेकिन साथ में पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही थी, एंड the economy was not able to meet the needs of the growing population. Now, agricultural production was not sufficient to generate a surplus for industry. Its industrial production was not growing fast enough. International trade was minimal, and per capita income was very low. China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the United States in 1972. तो finally अपना जो isolation था वो खत्म करता है with the establishment of relations with US in 1972. Premier Zhou Enlai proposed the 4 modernizations: agriculture, industry, science and technology, and military in 1973. Fine. Okay. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. तो open door policy और economic reforms चाइना में किए जाते हैं. The policy was to generate higher productivity by investments of capital. The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूएसएसआर में कैसे डिजास्टर हो गया था क्योंकि उनको बोला गया कि एकदम ट्रांजिशन करो अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी से टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो सब कुछ उल्टा खत्म हो गया था. तो इन्होंने शॉक थेरेपी जैसा कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे उसमें ट्रांजिशन वो लेकर आए. द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 was followed by the privatization of industry in 1998. Trade barriers were eliminated only in SEZs, means Special Economic Zones, where foreign investors could set up enterprises. In China, the state played and continued to play a central role in setting up market economy. The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. So this is the picture given in your book. ये साइकिल एक चाइनीज साइकिल है जिसमें एक जो व्हील है वो कम्युनिस्ट है और दूसरा व्हील कैपिटलिस्ट है. मतलब कि जो गवर्नमेंट है वहां पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो तो अभी भी कम्युनिस्ट है, अभी भी उधर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिस्ट हो गया है. फाइन. ओके. Privatization of agriculture led to remarkable rise in agricultural production and rural incomes. High personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate. The new trading laws and the creation of special economic zones led to phenomenal rise in foreign trade. China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. It has huge foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. Big investment कैसे? BRI का जो project है. China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. The country plans to deepen its integration with the world economy and shape the future world economic order. मतलब अब वो
चाह रहा है कि जो अब हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, अभी तो वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन चाइना चाह रहा है कि उसकी अब हेजेमनी एस्टैब्लिश हो और अब वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डिक्टेट करे। फाइन। अच्छा, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए? एम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स. Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of 18th and 19th centuries. Environmental degradation and corruption have increased, besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. Hence, its outstanding issues with Japan, US, ASEAN and Russia have been tempered by economic consideration. अगर हम प्रेजेंटली देखें तो जो आसियान मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं चाइना से. फाइन. It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province. Renegade province मतलब जिसने betray कर दिया. By integrating it closely into its economy. अब ताइवान का इशू क्या है? ये काफी टाइम हम न्यूज में भी देखते हैं. सो रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लीडर थे चियांग काई शेक. फाइन. जब कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा होता है चाइना में, ही फ्लेड टू ताइवान. वो ताइवान चले जाते हैं. फाइन. अब चाइना एज वेल एज ताइवान दे सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ताइवान इनटू चाइना. लेकिन चाइना के हिसाब से जो ताइवान है वो रेनेगेड स्टेट है और जो कम्युनिस्ट चाइना है वही असली चाइना है. लेकिन ताइवान के हिसाब से जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो असली चाइना है और कम्युनिस्ट चाइना असली चाइना नहीं है. इट इज नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइनीज पीपल. सो ये डिस्प्यूट इनके बीच में चलता रहता है. और क्या रीजन है कि जो यूएस है वो नेवल एक्सरसाइज करता है साउथ चाइना सी में. फाइन. अब अगर चाइना ताइवान को ले लेता है तो वो स्टॉप कर सकता है यूएस को कि वो अपनी नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में करे, क्योंकि फिर वो उसका टेरिटोरियल वाटर बन जाएगा. और वो स्टॉप क्यों करना चाहता है? क्योंकि अब चाइना और यूएस दे आर एनिमीज. चाइना इज चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी. तो अगर एनिमी को वो अपने नेबरहुड में रखेगा, चाइना नेबरहुड में रखेगा, तो वो उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा. चाइना यूएस चाइना की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा. सो दैट इज व्हाई चाइना वांट्स ताइवान. ओके. So fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis. Its more outward-looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of developing economies. Okay? So this is the picture given on the first page of this chapter. तो ये जो पिक्चर है, ये दोनों पिक्चर्स दी गई हैं. ये जो पिक्चर है दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जो सोशलिस्ट फेज था. फाइन. ही इज माओ जेडोंग. लेकिन ये जो ये फेज है दिस पिक्चर डिपिक्ट्स कैपिटलिस्ट फेज. ये पिक्चर है शंघाई सिटी की, चाइना की. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, लाइट्स हैं. सो दिस डिपिक्ट्स द कैपिटलिस्ट फेज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. और दो पिक्चर्स हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं. वो एक ये है. सो हियर ड्रैगन and Great Wall of China. These two are the symbols of China. और ये जो ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है चाइना's इकोनॉमिक राइज. फाइन. And these two pictures, the difference between these two pictures is ये जो चाइनीज है इसके हाथ में है रेड बुक and this red book represents कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब जो कार्ल मार्क्स की बुक थी, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सोशलिज्म, कम्युनिज्म. लेकिन ये जो पिक्चर है, ये जो चाइनीज है, इसके पास है रेड टाई और रेड हैंकरचीफ. सो दिस रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन, मींस कैपिटलिज्म. फाइन. ओके.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर विच इज जापान. अब जापान को हम शुरू नहीं कर सकते विदाउट मेंशनिंग शिनचान एंड डोरेमोन. सबको जापान के बारे में पता है क्योंकि इन दो छोटे बच्चों की वजह से. ओके, सो जापानीज ब्रांड सच एज सोनी, पैनासोनिक, Canon, Suzuki, Honda, Toyota, Mazda have a reputation for making high technology products. Japan has very few natural resources and imports most of its raw materials. बहुत कम resources हैं उसके पास उसके खुद के, वो सारे अपने मतलब मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करता है. तब भी ये सारे जापानीज ब्रांड्स हैं. इवन देन इट प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जबकि वो सर्वाइवर था एटॉमिक बॉम्ब्स का, एटॉमिक न्यूक्लियर अटैक का. फाइन. Japan became a member of the Organization for Economic Cooperation and Development in 1964. In 2017, it is the third largest economy in the world. It is the only Asian member of G7. It is the 11th most populous nation in the world. Japan is the only nation that suffered the destruction caused by nuclear bombs. It is the second largest contributor to the regular budget of the UN, contributing almost 10% of the total. Japan has a security alliance with the US since 1951. As per Article 9 of the Japanese Constitution, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes. Although Japan's military expenditure is only 1% of its GDP, it is the 7th largest in the world. Okay, now talking about South Korea. The Korean peninsula was divided into South Korea and North Korea at the end of the Second World War along the 30th parallel. So जो entire Korean peninsula था वो दो parts में divide हो गया था after the end of Second World War. एक था North Korea और दूसरा South Korea. Now South Korea is an ally of US और North Korea किसका ally था? USSR का. Fine. The Korean War during 1950-53 and dynamics of the Cold War era further intensified the rivalries between the two sides. Both the Koreas finally became members of the UN on 17th September 1991. Meanwhile, South Korea emerged as a center of power in Asia between the 1960s and 1980s. It rapidly developed into an economic power which is termed as Miracle on the Han River. Signaling its all-round development, South Korea became member of OECD in 1996. In 2017, its economy is the 7th largest in the world and its military expenditure is the 10th largest. According to Human Development Report 2006, HDI rank of South Korea is 18. So these are some facts about South Korea. Fine. The major factors responsible for its human development include successful land reforms, rural development, extensive human resources development, and rapid equitable economic growth. Other factors are export orientation, strong redistribution policies, public infrastructure development, effective institutions, and governance. South Korean brands such as Samsung, LG, Hyundai have become renowned in India. Numerous agreements between India and South Korea signify their growing commercial and cultural ties. So यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है. Thank you. Let's meet again for the next lesson. Please don't forget to subscribe and like the video and please press the bell icon.